स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम जो इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इन सब की बात की थी। आज हम कुछ ऐसे नंबर ऑफ कितने हम, अगर हमें कोई एक सेट दिया गया है उससे हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव, कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बना सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं अभी थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हैं। ये फॉर्मूले खास करके जो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा या कुछ मैट्रिक्स हैं जो आपको बताने जाऊंगा, सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हैं। मैं उतने डिटेल्स में अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट अभी नहीं डिस्कस करना चाहता। वो आप जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूले तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। एक आध में कोई में प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं खुद से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से सिमेट्रिक, इसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, इन सब की बात करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा सबसे पहले टॉपिक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए अगर हम कहें तो अगर हमें कोई एक रिलेशन ऑन ए, ठीक है, रिलेशन ऑन ए की बात कर रहे हैं, ऑन सेट ए, ठीक है, और सेट ए में हमने बता दिया कि सेट ए में मान लो हमारे पास n एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होगा? ठीक है, एक बार को मैं हल्का सा इस बात को थोड़ा सोचता हूं कि ट्राई करता हूं मैं, अगर आपको बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले एंगल से समझ में आ जाती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आती है तो आप मेन फॉर्मूले पे फोकस करिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद की है। ठीक है बात? तो रिलेशन ऑन ए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, एक सेट होगा n क्रॉस n, मतलब जिसमें हमारे पास, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, a क्रॉस a रहेंगे। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। अब n स्क्वायर एलिमेंट्स में से देखिए आप कि n स्क्वायर एलिमेंट्स में से कुछ इस तरीके के एलिमेंट होंगे जो कि मैं कहूं कि 1,1, ऐसे ही 2,2, 3,3 अप टू n,n, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, बाकी कितने बचे हमारे पास? अच्छा, अगर मैंने इधर लिखा मान लो थोड़ी देर के लिए 2,1, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? 1,2। ठीक है, इधर मान लेता हूं, मैं मॉडल कर रहा हूं मैं अलग तरीके से क्वेश्चन को। अगर मैं यहां पे 3,1 बोल देता हूं तो इधर लिख दूंगा मैं 1,3, इस तरीके की चीजें मैं लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भाई क्या चीज चाहिए होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अपने को चाहिए कि ये जो डायगोनल वाला जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स अपने को चाहिए ही चाहिए। तो भाई इनको तो रखना ही पड़ेगा। तो इन सबको हमने चूज कर लिया, इन सबको चूज कर लिया, और क्या करें? अब कुछ लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल वगैरह के बारे में सुना होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, उनके लिए है स्पेसिफिकली। आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला केवल इसका अभी फिलहाल याद रखिए। क्या है? हमने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर बनाने हैं तो ये सारे एलिमेंट रखने ही पड़ेंगे। 1, इनको रखने का तरीका सभी को रखना है, एक ही तरीका होगा सभी को रखने का, सबको लिख दो। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा? बाकी जो ये इधर के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं या फिर इधर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मेरी मर्जी में चाहूं इनमें से कुछ रखूं या ना रखूं, क्या फर्क पड़ता है? हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बस इतनी डिमांड थी कि ये सारे होने चाहिए, बाकी हो ना हो, क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कितने तरीके होंगे? मैं 1,3 को मैं चाहूं चूज करूं ना करूं, मेरी मर्जी। 2 तरीके, 1,2 को चाहूं ना चूज करूं, 2,1 को चाहूं चूज किया नहीं चूज किया। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कितने तरीके हैं मेरे पास? 2 तरीके, या तो वो चूज होगा या तो वो चूज नहीं होगा। किन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके। टोटल n स्क्वायर थे, n डायगोनल एलिमेंट्स छूट गए, कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचे ना। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 2 तरीके हैं, या तो वो चूज होगा या तो वो चूज नहीं होगा। तो टोटल कितने वेज हो गए? 2 into 2 ऐसे करके कितनी बार आएगा? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स आएगा। तो इसलिए 2 raised to power n स्क्वायर माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का। आपको यूज बस ये फॉर्मूला करने के लिए आएगा। अभी आप अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली मेरी बात बिल्कुल ना समझ पाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन बाद में समझ लेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात थी। क्या था ये? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब आके अपन बात करते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस की। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होगा? नंबर ऑफ सिमेट्रिक, इसी डायग्राम के थ्रू हम सब निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पूरा कहानी फिर से बता रहा हूं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होगा? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस में अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक डायगोनल एलिमेंट मुझे चूज ही करना है।
मैं चाहूं 1 1 को चूज करूं ना चूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 को चूज किया नहीं चूज किया वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने हैं तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैंने गलती से 1 2 चूज कर लिया तो मुझे 2 1 तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है बात। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए हमारे पास क्या आएगा कि इनमें से हमने क्या चूज किया है। ठीक है, अगर मैंने 1 2 चूज कर लिया तो 2 1 अपने आप सेलेक्ट हो गया, 1 3 चूज कर लिया तो 3 1 अपने आप सेलेक्ट हो गया, ऐसी बात हो जाएगी ना। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, चूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायगोनल एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट चूज किया नहीं चूज किया, 2 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके, तो टोटल कितने तरीके हो गए 2 × 2 × 2 × 2 n टाइम्स, n एलिमेंट्स है ना, तो 2 raised to power n हो गए डायगोनल एलिमेंट्स के सिलेक्शन के लिए इनटू। अब बाकियों पे आते हैं हम। जैसे ही हमने 1 2 को चूज किया तो इधर हमारे पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है, 1 2 को चूज किया तो 2 1 लेंगे ही लेंगे, सिमेट्रिक बनाना था भाई, वरना तो सिमेट्रिक ही नहीं बन पाएगा। 1 3 को चूज कर लिया तो 3 1 भी चूज करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि भाई इस डायगोनल के ऊपर वाले में से कुछ सिलेक्शन कर लो, बाकी अपने आप नीचे वाले तो अपने आप सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो ऊपर वाले हमारे पास टोटल n² - n एलिमेंट्स हैं, सॉरी n² - n/2 हैं, ये n थे, आधे आधे इधर उधर बटे होंगे, ऊपर रहा होगा हमारे पास n² - n/2, नीचे रहा होगा n² - n/2 और बीच में रहे होंगे अपने पास n एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है। तो n² - n/2 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट या तो मैं चूज करूं या तो चूज ना करूं, तो कितने वेज हो जाएंगे 2 वेज, n² - n/2। ठीक है, 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा n² - n/2, हर एलिमेंट या तो चूज होगा या तो चूज नहीं होगा, 2 तरीके हो गए। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस विच इज 2 raised to power n² + n divided by 2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितना था, इसके बराबर, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितना था, इसके बराबर। अब एक और हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। एक ऐसा रिलेशन जो कि एट द सेम टाइम रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसमें तो डायगोनल अब मुझे सारा चाहिए ही, डायगोनल एलिमेंट्स को मैं स्किप कर नहीं सकता, सारे डायगोनल एलिमेंट्स लेने का एक ही तरीका है। अच्छा, अब सिमेट्रिक रिलेशंस पे आते हैं। अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक की बात करें तो अब मुझे अगर मैंने इधर लिया 1 2 को तो इधर भी 2 1 लेना ही पड़ेगा। तो फिर से वही बात जैसे हमने इस पार्ट के लिए डिस्कस किया था कि डायगोनल के ऊपर वाले या नीचे वालों में से कुछ चीजें सेलेक्ट कर लेता हूं, बाकी वैसे ऊपर वाले कुछ सेलेक्ट किए तो लोअर हाफ में से कौन कौन सा सेलेक्ट करना है अपने आप सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो ऊपर वालों में सिलेक्शन करो, n² - n/2 एलिमेंट्स थे, हर एक एलिमेंट या तो चूज होगा या तो चूज नहीं होगा, हर किसी के 2 तरीके, तो कितना होगा 2 raised to power n² - n/2। ये हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, मतलब क्या, ऐसा रिलेशन जो कि एक ही टाइम पे सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात करूं तो उसके लिए अब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेथड एग्जिस्ट करता है, बट वो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, अभी ज्यादा उसमें समझना तुम्हें पड़ेगा, इसलिए वो पोर्शन अपन अवॉइड कर रहे हैं। उसकी जगह पे अपन एक ऐसा फॉर्म, मतलब एक पैटर्न बता देते हैं जिसके थ्रू तुम कोई भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे सेट ए में बोला गया कि सेट ए में हमारे पास सपोज 5 एलिमेंट्स हैं और उससे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। 5 6 7 मतलब छोटे नंबर्स होंगे, बड़ा नंबर नहीं पूछा जाता है। ठीक है बात, वो अगर पूछ दिया गया ना तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले मेथड से भी उसको ओवरऑल कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपन क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हम किसी एक पर्टिकुलर केस में कैसे हम निकाल सकते हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है, आंसर ले आना। आंसर कैसे आ रहा है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम बाद में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस पे लिख लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब इसमें देखिए आप कि इक्विवेलेंस रिलेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लिया मैंने पहले तो मैं एक सीरीज टाइप का लिखने का कोशिश कर रहा हूं, वो सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है, सीरीज को लिखना पहले सीखना है तुम्हें, और सीरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज हम बाद में देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्ट करना है तुम्हें 1 से,
और 1 के नीचे लिखना है 1। ठीक है, तो 1 1 लिखा। अब इन दोनों को ऐड करके इसके बगल में लिख दो, 2 आ गया। ठीक है, 1 1 लिखा, इन दोनों का एडिशन 2। नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, ये जो लास्ट आया ना 2, इस 2 को उठा करके इसके नीचे रख दो। 2 को उठाया, इसके नीचे रख दिया। ठीक है, अब 1 और 2 को ऐड कर लो। क्या किया था पिछली बार, 1 और 1 लिखा था, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया था। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इस 2 को उठाया, यहां पे रख दिया। अब 1 2 को ऐड किया, 1 2 को ऐड किया तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। बगल में लिखना था, लिख दो। ठीक है, क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ऊपर नीचे की चीजें ऐड हो रही हैं और जस्ट बगल में लिखी जा रही हैं। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट था, इसको मैंने फिर से यहां पे रखा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन मैंने बगल में लिख दिया। अब देखो फिर से 2 और 3 ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को भी ऐड करके बगल में लिखना पड़ेगा। 2 3 का एडिशन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास 5 तक के एलिमेंट्स आ गए। अब तो 5 के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है कि उसको मैं और आगे ऐड करूं, नहीं दिख रहा, तो इस 5 पे रोक दिया। अब क्या करें, इस 5 को उठाओ और फिर नीचे रख दो। यहां पे 5 रख दिया। अब फिर से मेरे पास कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है तो ऐड करना शुरू कर दें। क्या क्या ऐड करेंगे, 2 और 5 ऐड करेंगे। 2 और 5 ऐड किया तो क्या बनेगा, 7। 3 और 7 ऐड किया। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे दिखे, 3 7 को ऐड कर दिया, कितना 10। 5 और 10 भी ऊपर नीचे दिखे, ऐड कर दिया 15। ठीक है, अब 15 के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, रुक गए। 15 को उठाया, नीचे लिख दिया, यहां पे 15। 5 और 15 को ऐड कर दिया, 20। फिर 20 के ऊपर 7 दिखा, लिख दो 27। 27 और 10 दिखा, लिख दो 37। 37 और 15 दिख गए, लिख दो 52। 52 पे रुक गए, 52 के ऊपर कुछ दिखा नहीं तो रुक गए। अब क्या करें, फिर 52 को नीचे रख दो, यहां 52 लिख दिया। 52 लिखने का मतलब क्या है, 15 52 ऊपर नीचे मतलब 67। 67 और 20 87। 87 और 27 114। 114 और 37 151। 151 और 52 कितने हो गए, 203। ठीक है, अब आगे भी अगर हमें जरूरत है तो 203 यहां पे लिखते हैं और फिर से यही सीरीज हम कंटिन्यू करें। क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। 1 1 सबसे पहले स्टार्ट किया, दोनों ऊपर नीचे कुछ दिखा, राइट साइड में 2 लिख दिया। ठीक है, 2 के ऊपर कुछ नहीं दिखा, रुक गए। 2 को उठाया, लास्ट टर्म यही थी, इसको मैंने जस्ट नीचे लिखा। अब इन 1 2 को ऐड कर दिया, कितना आया 3 लिख दिया। 2 3 ऊपर नीचे दिखे, फिर से ऐड करके 5 पे पहुंच गए। 5 के ऊपर कुछ नहीं दिखा, रुक गए। 5 को उठाया, फिर नीचे ले आए। 2 और 5 7। 7 3 10। 10 5 15। फिर से ऊपर कुछ नहीं दिखा, रुक गए। 15 को नीचे लिख दिया। 5 15 20 27 27। 27 और 10 37। 37 और 15 52। ये हमारे पास टर्म्स हो गए। अब ये चीज जानते हो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो देखो कि यहां पे हमारे पास कितने टर्म्स दिख रहे हैं, एक टर्म, यहां पे कितना दिख रहा है, 2 टर्म, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 और यहां पे 6। तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट होगा तो उससे इतने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे। जो सबसे लास्ट डिजिट है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, सबसे लास्ट नंबर कह लो है, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे तो यही फर्स्ट टर्म है, यही लास्ट टर्म है, अगली बार ये लास्ट टर्म है, फिर ये लास्ट टर्म, फिर ये लास्ट टर्म, फिर ये लास्ट टर्म और फिर ये लास्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस व्हेन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 1। अगर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, एक। अगर सेट में 2 एलिमेंट्स हो तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस, 2। अगर सेट में तीन एलिमेंट्स हो तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 5। 4 हो तो 15, 5 हो तो 52, 6 हो तो 203। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाता है तो भी तुम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का आंसर ऑब्टेन करने का तरीका है। लॉजिक क्या है वो चीज मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टाइम पे फिर भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि अगर ये पहली लाइन मतलब जबकि सेट में एक ही एलिमेंट था, दूसरी लाइन आंसर कब देगी जब सेट में 2 एलिमेंट थे, तीसरी लाइन कब आंसर देगी जबकि 3 एलिमेंट्स, चौथी लाइन कब आंसर देगी जबकि 4 एलिमेंट्स थे, पांचवी लाइन कब आंसर देगी जबकि 5 एलिमेंट्स थे, और 6th लाइन कब आंसर देगी जबकि 6 एलिमेंट्स थे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट डिजिट विल बी आवर आंसर फॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नंबर्स ऑफ
और इनका काउंटिंग का, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और ये वाला पैटर्न आपको याद होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो यहां पे हमारा रिलेशन वाला पार्ट ओवर होता है। आगे अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिक आइडिया तुम्हें टोटल देना है किसके बारे में, फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शन हमारा ओवरऑल एक चैप्टर है जो कि क्लास 12th में हमें पूरे 1 महीने तक लगभग पढ़ना पड़ेगा, 15 डेज तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हम उसका बेसिक आइडिया केवल एक जो एनसीईआरटी लेवल में दिया गया है बस उतना ही यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ज्यादा फंक्शंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत ही बेसिक फंक्शन की डेफिनेशंस वगैरह हम और टर्मिनोलॉजीज, चूंकि वो काफी हद तक रिलेशन से ही रिलेटेड है, वो एक बार को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन वाला पार्ट। बहुत ही बेसिक यहाँ पे फंक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, रिलेशन से हम फंक्शन पे क्यों आ रहे हैं, और एक और चीज की फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इन तीनों चीजों का अगर मैं कहूं तो तीनों चीजों का अगर ओवरऑल एक साथ क्रक्स देखें तो कहां पे मिल जाएगा हमें, फंक्शन की डेफिनेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन की डेफिनेशन से ही। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लेट अ रिलेशन A to B इज डिफाइंड एज फंक्शन। ठीक है, एक रिलेशन को ही फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन क्या है, रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर टाइप है। किसी रिलेशन को फंक्शन कब बोला जाएगा इसके बारे में बस हमें ये सोचना है। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन, ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको बात को ध्यान से सुनो, एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन होंगी, अगर उन कंडीशन को कोई रिलेशन मीट करेगा तो हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, जानने की कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिन्हें हमें चेक करना पड़ेगा किसी रिलेशन को फंक्शन बोलने के पहले। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो यहां पे ये आ जाता है कि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, मैं अगर यहां पे बोलता हूं एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट मैं बोलता हूं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू, कौन सा फॉल्स, या दोनों फॉल्स हैं, बताओ। एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, हमने भी क्या बोला कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन नहीं, कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस को ही फंक्शन बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। फिर आगे बात करो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, तो ऑफ कोर्स एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्योंकि अभी हमने बोला कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को रिलेशन तो होना ही पड़ेगा और उन रिस्ट्रिक्शंस को भी मीट करना पड़ेगा जो कि इसको फंक्शन बोलने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा ट्रू हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है, तो अपन बोलते हैं कि फंक्शन, ये रिलेशन, ठीक है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बोलेंगे, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ऑल, या फिर ऐसे लिखो, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज, या फिर रिलेशन हैज यूनिक इमेज, हैज यूनिक इमेज। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन हैज यूनिक इमेज। अब ये पूरी अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं अपन मैथ्स की लैंग्वेज में। ठीक है, उसके लिए अपन यूज कर लेते हैं एक बार को मैपिंग डायग्राम, जो कि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी दे देगा। क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसका मैपिंग डायग्राम अगर हम देखें, मैपिंग डायग्राम देखिए, अगर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एक रिलेशन ए टू बी, सेट ए पहला सेट होगा, सेट बी दूसरा सेट होगा। ठीक है, मैपिंग डायग्राम से आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्या कहा जा रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि सेट ए में इसका कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, बाकी 5 के इमेज एग्जिस्ट करते हैं, छठे वाले का कोई इमेज ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी कंडीशंस हमारी इधर ही के एलिमेंट्स के लिए है, इधर में कोई दिक्कत नहीं है, इधर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे हमारे पास सपोज 4 एलिमेंट्स थे। ठीक है,
मैंने ऐसा कर दिया कि भाई इसका कोई प्री इमेज नहीं आता, बाकी 3 के प्री इमेजेस हैं, इसका नहीं है प्री इमेज, या फिर 2 के प्री इमेजेस हैं, 2 के प्री इमेजेस नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा गया है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इस रिलेशन करने की जगह पे ऐसे लिखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स यूनिक इमेज, ठीक है। पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं? कंडीशन किस पे है? सेट ए पे है, पहले वाले सेट पे कंडीशन है कि इसका हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए। इसके बाद हैज यूनिक इमेज, मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये वाला एलिमेंट सपोज उठाया तो इसका एग्जैक्टली एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हम कर सकते कि भाई इसको इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया, ऐसा नहीं कर सकते, फिर ये रिलेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं आइडियल सिचुएशन, तो आइडियल सिचुएशन कुछ इस तरीके की आएगी तुम्हारे पास, ये सेट ए है, सेट बी है, एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। मान लो यहां पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, यहां पे हमारे पास सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कह लूं कि हर एक एलिमेंट को कवर करना ही है और हर किसी को एक ही इमेज देनी है, एक से ज्यादा इमेज नहीं देनी है। तो एक एलिमेंट को उठाया, कोई एक इसको मैच करा दिया, दूसरे एलिमेंट को उठाया, इसको भी मैच करा दिया, इसको भी मैच ऐसा करा दिया, मान लो ऐसा कुछ। तो ये रिलेशन एक फंक्शन है। क्यों है ये फंक्शन? क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट का हमें किस पे फोकस करना है? इधर नहीं जाना, अपने को फोकस इधर करना ही नहीं है, इधर कुछ छूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फोकस करना है सेट ए पे। सेट ए के हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए और एग्जैक्टली एक ही इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं कर। अब यहां पे देखें अगर हम, तो एक एलिमेंट इसको मैं उठाऊं तो इसके 2 प्री इमेजेस हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सेट बी के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सेट ए के बारे में टेंशन लेना है। सेट ए के बारे में क्या देखना है हमें कि हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली एक ही इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट कर गए तो भी फंक्शन नहीं होगा, एक से कम इमेज एग्जिस्ट किया तो भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर इसका नोटेशन हम कहें तो कुछ इस तरीके से होगा, f, जैसे यहां पे था ना रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दिस टाइम इट विल बी डिनोटेड एज f डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारा हो गया f डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसी मैपिंग डायग्राम को हम देख लें कि कुछ और भी तरीके से बना सकते हैं क्या, तो कुछ और मैपिंग देख लेते हैं, इनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम इसको फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो आप देखिए, जैसे मान लो कि मैंने इस तरीके का कुछ बनाया, तो ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इससे नहीं कोई दिक्कत है कि इसकी 2-2 इमेजेस प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही थी, नहीं, इधर तो जाना ही नहीं, हमें तो इधर देखना था। इसका एक इमेज एग्जिस्ट किया, चलो अच्छी बात है, इसका भी एक ही इमेज एग्जिस्ट किया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहां दिक्कत हो गई क्योंकि इसके 0 इमेजेस एग्जिस्ट किए, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शनल मैपिंग। रिलेशन तो होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। फिर इसी तरीके से देखो, अगर मैं इस तरीके का कुछ बना लूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये भी मैपिंग हमारे पास फंक्शनल होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट, यहां पे देखें तो हर एक एलिमेंट कवर्ड है, कोई भी एलिमेंट इधर छूटा नहीं रह गया, हर किसी एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज एग्जिस्ट करती है, सो दिस विल बी अ फंक्शनल मैपिंग। तो आई होप कि यहां से आपको फंक्शनल मैपिंग वगैरह, एक मैपिंग डायग्राम पे फंक्शन को कैसे चेक करना है, कोई एक रिलेशन गिवन फंक्शन है या नहीं है, ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स और कॉमन नोटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट इसका कि किस तरीके से हम फंक्शन को टेस्ट करें। एक तो हमने मैपिंग डायग्राम के बारे में बात कर ली, अगर आपको कोई रिलेशन दिया गया होगा उसका मैपिंग डायग्राम आप बनाओ, और मेरे ख्याल से आप बिना बनाए भी समझ सकते हो कि अगर किसी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेजेस एग्जिस्ट करेंगे तो आप बोल देंगे कि वो रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा भी दिख जाए कि भाई कोई एक एलिमेंट सेट ए का छूट ही गया है तो भी वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। जैसे कि हम बात करें, अगर मान लीजिए वर्टिकल एक और मेथड जो होता है जो इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास यही टर्म आती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में देखिए क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट में अपन ये बोलते हैं कि अगर मान लो जैसे ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, मान लो कोई है ना, इसको मैं ऐसे समझ लेता हूं, अभी मैं सिर्फ ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं
कहूं कि ये मान लो x इज इक्वल टू 4 था, इस 4 पे यहां पे कुछ वैल्यू आई, ये वैल्यू मान लो कुछ थी, सपोज 4,6 था ये पॉइंट, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू कितनी है, 6 है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही यहां पे रहता है x इज इक्वल टू मान लो 5 और हमने बोल दिया कि भाई यहां पे ये 12 पे था, मतलब x इक्वल टू 5 पे हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 12 मिली, ठीक है। ऐसा ही कुछ रहता है। अब अगर मान लो कि मैं एक इस तरीके के फंक्शन की बात करने लगा, ठीक है, फंक्शन नहीं कहो अभी, तो इस तरीके के ग्राफ की बात करने लगूं, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, एक सर्कल ही है। अच्छा, इसमें क्या होगा, अब इस वाले पॉइंट पे मैं गया, x इज इक्वल टू मान लो ये था 3, अब x इक्वल टू 3 पे मेरे पास एक पॉइंट ये भी अवेलेबल है और इसी ग्राफ पे एक पॉइंट नीचे की ओर भी अवेलेबल है, ऐसा कह सकता हूं मैं। मान लो ये 3,4 है और ये वाला पॉइंट 3,-4 है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिक्कत हुई, इसमें हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 3 के लिए मुझे y की दो वैल्यूज मिल गई, 4 और -4। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर को एक तरीके से x, y मान लूं, तो मेरे पास क्या दिक्कत हो रही है कि 3 की एक इमेज 4 भी है और 3 की एक इमेज -4 भी है। तो यही वर्टिकल लाइन टेस्ट है। ये क्या कहता है कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसको कोई एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ है जिसको वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे, ठीक है, कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी मिल जाए हमें जो कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ग्राफ को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करती है, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शनल ग्राफ, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के लिए अगर मैं कहूं कि मुझे दिख गई भाई कि ये एक वर्टिकल लाइन होगी, एक भी दिख जाए तो अपना काम बन गया, हम बोल देंगे कि फंक्शन नहीं है, ठीक है। या खैर सर्कल के लिए तो कहीं पे भी मान लो ये वर्टिकल लाइन लो, ये वर्टिकल लाइन लो, कोई भी वर्टिकल लाइन लोगे तो हर एक x के लिए दो y मिलेंगे, मतलब हर एक x के दो इमेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट दीज एंड पॉइंट्स, इनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो हर एक x के लिए दो y अगर मिलेंगे, मतलब हर एक वर्टिकल लाइन अगर हम देखें यहां पे तो कैसी है, इसको एक से ज्यादा पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली एक भी वर्टिकल लाइन मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, वो बात हमने पहले भी समझने का ट्राई किया, क्या था कि एक ही x पे हमारे पास दो y मिल रहे हैं। मतलब अगर इसको सेट्स की लैंग्वेज में कहूं मैं तो यहां पे क्या होगा मेरे पास कि इधर मेरे पास ये 3 एलिमेंट होगा, इधर मेरे पास आ जाएगा 4 भी और -4, ठीक है। अब इस 3 को तो हमें इन दोनों से मैच कराना पड़ेगा ना। अगर 3 4 भी मैच है, 3 का इमेज -4 भी है, तो इसका मतलब कि ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूनिक इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहे। तो ये हमारे पास फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। इस चीज को फिर से समझते हैं। मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमने इस तरीके का बना दिया, ठीक है। अब बताओ कि ये ग्राफ क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। अब इधर देखो, इधर कोई भी वर्टिकल लाइन खींचोगे तो ये वर्टिकल लाइंस एक ही बार कट कर रही है ग्राफ को। मतलब अगर मान लो ये वर्टिकल लाइन मैं सोचता हूं तो x की इस पर्टिकुलर वैल्यू मान लो a पे, x इज इक्वल टू a पे हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, मान लो वो a, b है, ठीक है। मतलब x इक्वल टू a पे हमें एक इमेज पॉइंट मिल रहा है, वो इमेज कौन सा है, यूनिकली सिर्फ b ही है और कोई इमेज यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो लग रहा है फंक्शन होगा, लेकिन जब हम यहां पे आएंगे तो यहां पे हमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू मान लो इसको कह दिया मैंने कि p था, तो x इक्वल टू p के करस्पॉन्डिंग देखो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ p, q बोल दिया और यहां पे मान लो आ गया पॉइंट p, r। भाई x कोऑर्डिनेट तो p ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, q और r दोनों हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, इसको अगर मैं फंक्शनल इसको मैपिंग डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं तो चलो a में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, a ने सिर्फ सीधा क्या किया, सिर्फ b से कनेक्ट करा दिया। लेकिन p में क्या प्रॉब्लम हुई, p ने q से भी कोरिलेट कराया, r से भी कोरिलेट करा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं रह गया। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा क्या स्टेट करता है, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, इस चीज को आप लिखिएगा। क्या है स्टेटमेंट, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वर्टिकल लाइन, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वर्टिकल लाइन विच इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन दिस ग्राफ इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। क्या कहा जा रहा है, if there exists at least one vertical line which cuts any graph in more than one points, then this graph is not representing a function। ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर एक या एक से ज्यादा, भाई 50 जगहों पे हमें लग रहा था कि भाई ये कैसा है, ये हमारे पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन आ गई
जो कि इसको दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, तो ओवरऑल फंक्शन नहीं रह जाएगा। एक रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। एक आध और भी मैपिंग्स देखते हैं हम। जैसे मान लो कि इस तरीके का कुछ हमारे पास था, ये हमने ग्राफ बनाया और ये वाले पॉइंट पे एक और पॉइंट सेम हमने ऊपर बना दिया, ठीक है। मतलब क्या है, इस तरीके का कुछ, ठीक। x इक्वल टू ए पे अब देखो, ठीक है, ये आगे कहीं भी स्ट्रेच हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे x इक्वल टू ए पे दिक्कत हो गई ना, क्योंकि a पे हमें 2 y मिल गए। एक x की ऐसी वैल्यू हो गई जिसपे हमें 2 y मिल गए, तो किसी x पे 2 y मिल गए, इसका मतलब ये फंक्शनल मैपिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहां से वर्टिकल लाइन टेस्ट और आपको फंक्शनल मैपिंग मैपिंग डायग्राम के थ्रू अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन चलते हैं नोटेशंस पे। f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसको मैंने बोला था कि ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। f तो चलो नाम रहा, जैसे रिलेशन में r बोल देते थे, यहां हमने f बोल दिया है। ये जो पहले लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम डोमेन सेट, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन सेट। और ये जो बाद में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम कोडोमेन सेट। रेंज नहीं है, कोडोमेन है, ये चीज ध्यान रखना, ये कोडोमेन सेट कहलाता है। अब यहां से थोड़ा सा चीजें रिलेशन से थोड़ी डिफरेंट है। f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, a को बोला जाएगा डोमेन सेट, b को बोला जाएगा कोडोमेन सेट। रिलेशन में ये चीज अलग थी, ठीक है। वहां पे पहले पहले एलिमेंट्स, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स, यहां से डोमेन और रेंज डिसाइड करते थे। कोडोमेन क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व सेकंड सेट, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट है, यहां पे पहला जो ये लिखा हुआ है वो डोमेन सेट है, दूसरा जो लिखा हुआ है वो कोडोमेन सेट है, ठीक है। तो अब डोमेन सेट क्या होती है, इस सब चीजों को भी देख लेते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर कोई हमारे पास फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो हमें कह दिया गया कि 3x + 5 अपॉन x - 3, ठीक है, ये हमारा कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा देखा होगा, f(x) इज इक्वल टू इतना, x के टर्म्स में ये फंक्शन है, ये उसका एक्सप्रेशन है, इसकी डोमेन। तो इसकी डोमेन से हमारा मतलब क्या होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो अगर मैं यहां पे रख दूं तो सेट जो है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कोई वैलिड वैल्यू देगा। ऐसा ना हो जाए कि ये कह रहा है कि रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x = 3, जैसे यहां पे देखो x = 3 रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अपन बोलेंगे कि यहां पे x3 नहीं हो सकता। और किसी पॉइंट पे दिक्कत है क्या, x की कोई और वैल्यू जो कि हमें दिक्कत दे दे, नहीं है। तो ऐसी सारी वैल्यूज का कलेक्शन जो कि एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिक्कत ना दे, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन सेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में इसको कहना चाहें तो ये मतलब है कि x की वो सारी वैलिड वैल्यूज का कलेक्शन, ठीक है, वैलिड वैल्यूज का कलेक्शन जिनसे कि एक्सप्रेशन अनडिफाइंड नहीं हो, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन सेट। तो अगर हम डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहें, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज, या फिर डोमेन ऑफ अ फंक्शन f(x) इज set of all possible values of x for which expression gives a valid result, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो दैट विल बी कॉल्ड डोमेन का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। और ऐसे सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या बन जाएगा, डोमेन सेट कहलाएगा। तो जैसे यहां पे हमने कहा, तो अगर इसी चीज को हमें डोमेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम इसको, r - 3, मतलब सारे रियल नंबर्स ले सकता हूं मैं एक्सेप्ट किसको, 3 को छोड़ करके, बाकी हर एक नंबर को यहां पे रखा जा सकता है। तो ये हमारा डोमेन सेट हो गया। सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे ये है मान लो कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन को बल्कि हम कहें कि कोडोमेन को जैसा हम रिलेशन में डिफाइन करते थे कि सेकंड सेट कौन सा यहां पे लिखा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड कोडोमेन सेट। यही था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही सेकंड वाली चीज इन्वॉल्व होती थी और उसी को हम बोल देते थे कोडोमेन सेट। अभी भी हम इसी लॉजिक के बेसिस पे बोलेंगे कोडोमेन सेट। अगर जो भी चीज यहां पे सेकंड लिखी गई है वही कोडोमेन सेट होगा। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि ये कोडोमेन सेट मेंशन ही ना हो, अगर ये कोडोमेन सेट मेंशन नहीं किया गया है, देन कंसीडर इट टू बी आर,
मतलब अगर हमारे पास कोडोमेन सेट क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा कोडोमेन रियल नंबर सेट है पूरा। तो नेक्स्ट यही पॉइंट है कि ये मतलब ये बात मैं फिर से नहीं यहां पे लिखवा रहा हूं कि कोडोमेन सेट क्या होता है। कोडोमेन सेट वही है जो अभी तक पहले थी रिलेशन के लिए, सेकंड वाला जो टर्म था उसी को कोडोमेन सेट हम वहां पे भी कहते थे, अभी भी यही कोडोमेन सेट का काम करेगा। तो हम ये बात लिख ले रहे हैं कि इफ कोडोमेन इज नॉट मेंशन्ड, क्योंकि जब तुम फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे कई बार ऐसा होगा कि कोडोमेन यहां पे कुछ लिखी ही नहीं गई है। तो अगर कोडोमेन नहीं लिखी जाती है, इफ कोडोमेन इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, देन कंसीडर, ठीक है, देन कंसीडर इट टू बी आर, ठीक है। तो इसको हमें रियल नंबर सेट कंसीडर करना है, ठीक है बात। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एक और, रेंज, ठीक है। बस ये टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ अपन एग्जांपल्स देख लेंगे कि डोमेन निकालते कैसे हैं। रेंज की बात करें तो रेंज भी एक टर्म था। अब टर्म कैसे आएगा रेंज का, तो रेंज का मतलब क्या है, हमने एक्स की कुछ वैल्यूज यहां पुट करी तो कुछ एफएक्स निकलेगा ना, इन सभी एफएक्स वाली वैल्यूज का कलेक्शन, या फिर इसी को कई बार फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो इन सभी एफएक्स की वैल्यूज का कलेक्शन, एफएक्स की वैल्यूज का कलेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। एक्स की हमने कोई वैल्यू रखी, कुछ ना कुछ एफएक्स आएगा ही आएगा, तो जो एफएक्स आएगा भाई अनडिफाइंड के अलावा, ठीक है, ऐसे ही एक्स यहां पे रखेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स हमने यहां पे रखे एज एक्स, और वहां से हमारे पास एफएक्स की कुछ वैल्यूज मिले, इन वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, इट इज set of values of fx, it is set of values of fx which is attained by putting values of x, by putting values of x, ठीक है, in expression, ठीक है। ऑफ कोर्स ये x कहां से आ रहे हैं, तो ये x की वैल्यूज जो हम ले रहे हैं वो डोमेन सेट से ले रहे हैं। तो ये हमारा रेंज रहा। रेंज को अगर हम कहें कि कैसे, जैसे यहां डोमेन f इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही रेंज ऑफ सेट f इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉमन नोटेशंस हो गए, डोमेन को डोमेन रेंज। डोमेन का मतलब यहां पे क्या था, फिर से समझ लो, ऐसे x की वैल्यूज जिनके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, कुछ वैल्यू हमें दे दे, ऐसा ना आ जाए कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेन। कोडोमेन की बात करूं तो जब हमने ये डिफाइन किया है उस समय हमारा जो सेकंड टर्म यहां पे दिख रहा है, सेकंड सेट यहां पे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। अगर ये मेंशन नहीं है तो कंसीडर इट टू बी आर। थर्ड चीज थी हमारे पास रेंज। रेंज क्या होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम इसमें डोमेन सेट से एक्स की वैल्यूज डालेंगे, एक्स की वैल्यूज डालेंगे, कुछ ना कुछ यहां से एक्सप्रेशन से रिजल्ट आएगा, उन सारे एफएक्स की वैल्यूज का कलेक्शन जो होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा था, डोमेन के लिए हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारे वो कॉमन टर्म्स हो गए जो फंक्शन चैप्टर में हमें यूज करने पड़ेंगे। अभी के लिए मतलब ये उस समय बेसिक्स का काम करेगा, लेकिन अगर अभी के लिए देखें तो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर फंक्शंस इन क्लास 11th। तो ये आपके पास स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एग्जांपल। इसमें क्या दे रखा है कि fx 2x minus 1 है और f is defined from a to a where a is set of our first 50 natural numbers। हमें ये पता करना है डिटरमाइन वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट, मतलब ये फंक्शन है या नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी है। तो वीडियो पॉज करके एक बार पहले खुद से इस चीज को डिसाइड करो कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन पार्ट पे अगर जाएं तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम बनाएंगे दो सेट्स, a टू a है तो a टू a बना दिया हमने, है ना। फिर अब देखो क्या है कि अगर मान लो मैं स्टार्ट करूं यहां पे 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 अप टू कहां तक 50 तक होगा, मार्क कर दिया। इधर भी हमारे पास क्या होंगे, यही सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 अप टू 50, 1 2 3 अप टू 50, ऐसा ही होगा ना, लास्ट एलिमेंट 50 तक, a टू a डिफाइंड था। अब अगर हम मैपिंग कराने जाएं तो x की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो f1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 1 से कोरिलेट कराना है तो 1 को 1 से कोरिलेट करा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। 2 को x को 2 रखा तो किससे मिलाएंगे, 3 से, 3 को
3 इंटू 2 माइनस 1 5 से मिलाएंगे, और ऐसे ही आगे कहानी चलती जाएगी। लेकिन अब तुम ऐसे समझ सकते हो 50 को किससे मिलाऊंगा मैं, 50 को तो क्या चाहिए, 50 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 99 चाहिए था इधर, 99 तो इधर है ही नहीं, इसका मतलब कि ये एलिमेंट तो खाली रह गया। इवन इसके ऊपर वाले भी, जैसे मान लो मैं 50 तक की बात करूं, जब मैं x को 50 रखूंगा, ठीक है, सॉरी x को जब मैं 25 रखूंगा तो 25 रखने पे कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। यहां पे मान लो x इक्वल टू 25 था, तो 25 तो चलो इसके जस्ट ऊपर वाले 49 से मैच हो गया होगा, लेकिन 26 और उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको तो कोई इमेज मिली ही नहीं। मतलब अगर हम कहें सेट ए के 26 से 50 वाले एलिमेंट्स खाली रह गए, उनका एग्जैक्टली 0 इमेज आया, कोई भी इमेज नहीं आई। तो अगर सेट ए में हमारे पास इस साइड में कुछ एलिमेंट्स खाली रह गए तो इसका मतलब कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है बात। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था जिसमें हमने फिर से वही फंक्शंस को ट्राई किया कि फंक्शनल मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे। अभी हमें डोमेन वगैरह भी पता करना है कि कुछ बेसिक टर्म्स के लिए अगर देखेंगे कि वो उन टर्म्स के डोमेन वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीजें अपन अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले हम एक और नोटेशंस कुछ देख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस कह लो। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। तो सबसे पहला ऑपरेशन कुछ इस तरीके का, अगर मान लो fx और gx दो फंक्शंस हैं, ठीक है, तो जब हम f प्लस g लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है fx प्लस gx। बहुत कॉमन, मतलब ट्रिवियल सी चीज है, बट फिर भी लिखना है तो क्या किया जाए, लिखना पड़ेगा एक बार को fx प्लस gx। ठीक है, जैसे मान लो f हमारे पास 2x प्लस 1 है, g हमारे पास मान लो 3x माइनस 2 है, तो हमें f, अगर हमसे कहा जाए कि f प्लस g क्या होगा, तो बस दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 5x माइनस 1। सेकेंड, f माइनस जी की बात करें तो f माइनस जी का मतलब क्या होगा, fx माइनस gx। ठीक है, निकाल सकते हो f माइनस जी। अगर इसी fg के लिए देखें कितनी आएगी, तो माइनस x और प्लस 3, यही हो जाएगा fx माइनस gx। सिमिलरली f इंटू जी ऐसा दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है fx इंटू gx, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। और एक और टर्म आ जाती है f बाई जी। f बाई जी का मतलब क्या हो गया, fx डिवाइडेड बाई gx। तो ये क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2। इसके अलावा इनवर्स वगैरह भी होता है, लेकिन वो चीजें हमें 12th में ही पढ़नी है। अभी के लिए बस हमने ये सिंपल कुछ कॉमन नोटेशंस देख लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि डोमेन, मतलब कुछ बहुत ही स्टार्टिंग के कहें, बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स का डोमेन कैसे निकालते हैं और उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन डोमेन वाला पोर्शन देखते हैं, किस तरीके से डोमेन निकालते हैं। डोमेन के अलावा दूसरा पार्ट जो और आपको पढ़ना होता है वो रेंज पढ़ना होता है। यहां पे हम बहुत ही बेसिक रेंज की बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो रेंज निकालने के लिए कई सारे मेथड्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। हमें थोड़ा समझ करके, एक्सप्रेशन को देख करके पहले तो सोचना पड़ता है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन इतने डीप में हम क्वेश्चंस जब रेंज के करेंगे तो वो क्लास 12th होगी आपकी। ठीक है, तो अभी उसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन अभी फिलहाल डोमेन पे फोकस करें और रेंज के बहुत ही बेसिक, मतलब ऐसा कह लो कि जब तुम नहीं भी पढ़ते तो बता देते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की केवल हम रेंज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी क्या करनी होगी वो भी तुम समझ ही रहे हो। तो अपन देखिए, अगर फंक्शंस में डोमेन वाले कैसे डोमेन निकालना होता है। भाई डोमेन क्या था, ऐसा x की वैल्यूज का सेट जिससे कि क्या हो, जो हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दे, वो अनडिफाइंड ना हो जाए। बस यही टारगेट था। वैसे बहुत सिंपल सी बात करूं मैं तो, अगर मेरे पास मैंने एक fx इज इक्वल टू 1/x लिख दिया, ठीक है, तो भाई x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे कि ये डिफाइंड हो पाएगा, ये एक्सप्रेशन हमें कोई एक वैल्यू दे देगा। तो समझ में आता है भाई, x की जगह कुछ भी रख दे हम, क्या दिक्कत है हमें, लेकिन 0 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डोमेन की बात करेंगे कि असली आंसर क्या होना चाहिए डोमेन का, तो डोमेन के लिए हमें लिखना चाहिए कि x कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसी को कहने का अलग तरीका क्या होगा कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 0। r में से 0 को हटा दो, रियल नंबर सेट में से 0 को हटा दो, बाकी कोई भी नंबर यहां पे रख सकते हो। सिमिलरली फिर यहां पे कुछ लोगों को हो सकता है अभी डाउट रहता हो, उन लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये चीज आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स याद भी रखनी चाहिए। ऑल्दो भूलेगी बहुत सारे लोग, इसकी वजह से निगेटिव मार्किंग भी मतलब मिलेगी उन्हें। क्वेश्चन में आंसर 7 आना होगा, लोग -7 भी मार्क करके आएंगे। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इससे मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों से ये आगे जाकर के ये मिस्टेक्स होंगी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना। अंडर रूट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स को कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या होती है कि अंदर वाला टर्म जो है, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली टर्म या तो पॉजिटिव रहनी चाहिए और या तो 0 के बराबर रहे। अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता है। और यहां तक की बात तो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन भूलते क्या है कि अंडर रूट का आउटकम क्या होता है। अंडर रूट का आउटकम, ये बात डोमेन से डिफरेंट है, लेकिन वो भी मैं यहां पे इस फंक्शन के लिए मेंशन कर देता हूं कि अंडर रूट का आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आउटकम ऑफ अंडर रूट, आउटकम ऑफ अंडर रूट, ठीक है, या स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव ओनली, निगेटिव नहीं आएगा। मतलब अगर किसी को ऐसा लगता हो अंडर रूट 49 इज इक्वल टू +-7, तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे, -1 मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये -7 नहीं हो सकता, सिर्फ +7 ही होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से मिस्टेक नहीं करनी है। ऑल्दो मुझे अभी भी पता है कि मिस्टेक होगी आपसे। x² इज इक्वल टू 49 जब दिया रहता है तो लोग कहेंगे कि हम तो लिखते थे भाई x इज इक्वल टू +-7। बिल्कुल सही बात है, अभी मैं भी लिखूंगा x इज इक्वल टू +-7, लेकिन यहां पे दिक्कत जानते क्या है कि x इज इक्वल टू क्या होता था, +-√49 होता था। माइनस कभी भी अंडर रूट से नहीं आया, माइनस आगे लगाना चाहिए था, जो हम अभी तक नहीं करते थे, ठीक है। तो x की वैल्यूज इस वजह से आती हैं, प्लस माइनस तो पहले से रहता है, अंडर रूट हमेशा +7 ही देता है। तो हमें ये बात याद रखनी है, अंडर रूट का आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बात ऐसी थी जो कि डोमेन पार्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे एक्सप्लेन की जा रही है। अब देखिए अंडर रूट एक्स की बात करें हमने यहां पे क्या कहा कि इस तरीके के फंक्शंस में हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि x कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फिर इसी तरीके से और भी बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट, आपको इतना तो आइडिया होगा ही, बहुत बहुत बेसिक पार्ट करता हूं मैं, tan x का। tan x में आपको पता है ना कि tan x कहां पे अनडिफाइंड होता है भाई, π/2 अगर आप लोगे तो tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 90 की बात तो नहीं करते ना, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो π/2, -π/2, 3π/2 इन सब पे हमारे काम का नहीं है tan x, ठीक है भाई। तो अब जैसे मान लीजिए इसकी डोमेन की बात करूं मैं, तो इसकी डोमेन में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई रियल नंबर्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे दिक्कत कहां पे हो गई, ऐसे टर्म्स पे जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है, कह सकता हूं मैं। तो इसका अगर डोमेन कहूं तो x कैन बी r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो बस इतने से मेरा काम चल जाएगा। तो डोमेन की बात कुल मिलाकर के यही है। कुछ अभी बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में ही केवल बात कर रहे हैं हम कि डोमेन कैसे लिखनी है। तो अंडर रूट के टर्म्स कुछ दिए गए, तो आप ध्यान रखिए कि अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए। कोई इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन दे दिया गया, तो ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। tan x की बात करें, मतलब tan x तक तो अभी आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिकली इन्हीं दोनों के बारे में अभी सोचना है। अब जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लेने का ट्राई करता हूं। मैंने मान लो बोल दिया कि fx मेरा था कुछ ऐसा ले लेते हैं अपन भाई, x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर -3x -4, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि भाई इसकी डोमेन बताओ, क्या करना होगा मुझे। मैंने देखा न्यूमरेटर को देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ भी x की जगह रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं फेस होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहां पे फेस हो सकती है, डिनोमिनेटर में दिक्कत होती है। डिनोमिनेटर में क्या दिक्कत होती है, वो 0 ना हो जाए भाई। तो अब ये 0 नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले की कंडीशन क्या हुई डोमेन के लिए कि अंडर रूट x स्क्वायर -3x -4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं ना बन जाएगी, अंडर रूट यूज कर दिए हो तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो गई तभी अपना कोई भला नहीं होगा। तो हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि x स्क्वायर -3x -4 वाला एक्सप्रेशन कैसा है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब
ये कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए थी मुझे, एक और कंडीशन चाहिए थी, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 मेरा कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो चाहिए ही रहता है, लेकिन भाई अभी अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मतलब मेरी कंडीशन क्या हुई? बेसिकली मेरी कंडीशन हुई ये भी मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, ये बीच में डिवीजन नहीं है, ये भी मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे एक्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं कहूं ऐसे कौन से एक्स होंगे, तो उन्हीं को मैं फिर से लिख सकता हूं क्या, कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को मेरा कैसा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 मेरा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज अपन आगे अभी जब हम फंडामेंटल्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पे इसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसी वजह से डोमेन वगैरह पे बहुत ज्यादा अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशंस के बारे में सोचना है। ठीक है, इवन हम ये बहुत स्मॉल सी इनइक्वालिटी है जो कि आप मुश्किल से 1 वीक के अंदर आपको आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट 1 वीक में, लेकिन अभी के लिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को आती हो तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरा इस एग्जाम्पल के थ्रू कहने का मतलब यही था कि हमें किस तरीके से डोमेन की बात करनी होती है, डोमेन को सोचने का लॉजिक क्या होता है, और हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, ऐसी कंडीशंस एक्स की जिससे कि हमें इन वैल्यूज इसका ऐसी एक्स की वैल्यूज अगर हम रखें तो हमारे पास रिजल्ट लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा हमारा डोमेन से रिलेटेड कंसेप्ट। आगे अगर आप मतलब कुछ और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनकी आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनको अभी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पॉज करो और एक बार को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें हमने ना तो फंक्शंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस नहीं यूज किए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन समथिंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई? अंडर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव या फिर 0। मतलब x माइनस 3 कैसा होना चाहिए था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव चीजें नहीं जा सकती हैं। अच्छा, सिर्फ इससे काम नहीं बन जाएगा, अपने को ये भी चाहिए कि ये वाली चीज डिनोमिनेटर में भी दिख रही है, तो डिनोमिनेटर हमारा कैसा होता है? नॉन जीरो ही होता है। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन को मैं बल्कि ऐसा बना देता हूं। ठीक है, लेकिन इससे दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, अभी के लिए हमने सिर्फ इसको इतना ही रखा और फोर्थ क्वेश्चन हम एक अलग से ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये 2 कंडीशंस हैं, ऐसे एक्स चाहिए हमें बेसिकली जिससे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये कर होगा, जबकि x हम ऐसा लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, और क्या चाहिए? यहां से हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, यही 2 फैक्टर्स होंगे, और इसका मतलब एक्सप्रेशन 0 कब हो पाएगा? 4 पे और -1 पे। मतलब मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो 3 से बड़ी हो, लेकिन वो 4 या -1 ना हो। तो क्या आ गया कंडीशन? x को हम बोल सकते हैं क्या कि x कैन बी इक्वल टू, अब लिखने का तरीका क्या होगा? आइडिया ऑफ इंटरवल्स से सोचिएगा। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाऊंगा। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ ही लगती है, इन्फिनिटी क्लोज करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी एक नोटेशन है, कोई एक पॉइंट नहीं है ना, तो उसको इंक्लूड कभी नहीं कर सकते हो, उसके साथ हमेशा ओपन वाला ब्रैकेट ही लगेगा। अब उसमें से देखिए आप 4 को एक हटाना था तो अपन ने हटा दिया। ठीक है, -1 तो पहले ही से हटा हुआ है, तो उसको तो हमें अलग से हटाने की जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को लिखने का कोई ऐसे भी लिख सकते हो, 3 से 4 तक गए, 4 को छोड़ा और 4 से इंफिनिटी निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी उसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका ही है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें क्या चाहिए? सेकंड में देखो न्यूमरेटर कोई प्रॉब्लम है नहीं है, डिनोमिनेटर को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। कब होगी? जबकि ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको कहां पे दिक्कत होगी? x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 पे। मतलब डोमेन के लिए दिस एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, 1 और 2 में नहीं रख सकता। तो r में से मैं क्या हटा दूं? 0 हटा दूं, 1 हटा दूं, 2 हटा दूं, मेरा काम चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? यहां पे
एक्स स्क्वायर माइनस 9 उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर उसी को दिक्कत रहती है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और 3। सो अगर हम कहें कि इसका आंसर क्या होगा तो डोमेन फॉर f विल बी r माइनस दीज टू एलिमेंट्स ओनली 2 एंड 3। यहां ध्यान देना ब्रैकेट कौन सा लगाना है, यहां इंटरवल वाले ब्रैकेट्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 और 3 को हम हटा रहे हैं, बीच के सारे एलिमेंट्स को हम नहीं हटा दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया x माइनस 5 है ना, और अंडर रूट नीचे भी एक लगा दिया x माइनस 3 है ना। तो यहां पे क्या होगा कंडीशन, यहां पे कंडीशन ये होगी कि x माइनस 5 को कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, और x माइनस 3 को कैसा होना चाहिए था, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए था, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। सही है बात। अब यहां से क्या रिजल्ट आया, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहां से क्या रिजल्ट आया, x शुड बी ग्रेटर देन 3। अब इसका आंसर लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि 5 से बड़ी वैल्यूज मुझे चाहिए, 3 ऐसा x जो कि 3 से भी बड़ा हो और 5 से भी बड़ा या बराबर हो। तो इसका मतलब ऐसे x जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें वो डोमेन में आएंगे, और वो क्या होंगे, तो हमारे पास 5 इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे इक्वलिटी थी, और वहां से लेकर के हम इन्फिनिटी की ओर निकल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया डोमेन का टॉपिक। ठीक है, तो रेंज के भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये कभी तुम्हारे जेई एडवांस या जेई मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे, ऑफ कोर्स वहां क्वेश्चंस इससे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, लेकिन अभी चूंकि आगे तुम कई बार डोमेन ऐसी चीजें सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है, तो सुनते समय हमें थोड़ा बहुत समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसी के लिए केवल ये टर्म अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रेंज टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट रेंज की बात करें तो रेंज में क्या था, हमने पहले ही कहा था कि अगर कोई fx फंक्शन लिखा हुआ है तो हम x की कुछ वैल्यूज रखेंगे, है ना, वो वैल्यूज के सेट को क्या बोलेंगे हम, डोमेन। x की वैल्यूज के सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन। एक बार हमने वो वैल्यूज रख दी तो हमारे पास कुछ आउटकम निकल करके उनसे आएगा, एक्सप्रेशन कुछ रिजल्ट देगा। जैसे 1/x है, जब मैं x को 5 रखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 1/5। तो ऐसे 1/5, 1/6, 1/5.2 ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उन सभी का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो अभी हम बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी की बात कर लेता हूं मैं, 1 मान लो x की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, 1/x की बात कर लेते हैं। क्या करना होगा यहां पे, तो अभी के लिए आपको सिर्फ एक मेथड बताया जा रहा है ना। पहले मैं एक बार को रेंज की बात वापस से रिपीट कर दूं, तो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx जो हमें वैल्यूज देगा, या फिर उन्हीं वैल्यूज को कई बार हम y बोल देते हैं, इन वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो यही फंक्शन 1/x दिया हुआ है तो 1/x का मतलब क्या होगा, या फिर और स्पेसिफाई कर देता हूं मैं 1/√x की बात कर लेता हूं। ठीक है, 1/√x का मतलब क्या होगा, 1/√x हमें क्या क्या वैल्यूज दे सकता है। तो भाई सबसे पहले तो हम ये सोचें कि x को हम रखेंगे कैसा, पॉजिटिव रखेंगे, या फिर 0 के बराबर रखेंगे, क्या यहां पे नहीं रख सकते। तो जब हम x मतलब डोमेन की बात करूं, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक बार मैंने x को कैसा रख दिया, पॉजिटिव रख दिया, चलो काम अपना बन गया, कुछ रिजल्ट देता रहेगा ये। अब रिजल्ट कैसे देगा, अंडर√x तो हमेशा कैसा देगा हमें रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज देगा, तो उन पॉजिटिव वैल्यूज का रेसिप्रोकल मुझे मिलता जाएगा। अच्छा, तो अगर हमारे पास हम ऐसे कहें कि x मेरा अगर पॉजिटिव था तो अंडर√x भी मेरा कैसा रहा, पॉजिटिव रहा। अब इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना मैंने शुरू किया, तो इन वैल्यूज का जब मैं रेसिप्रोकल लेना शुरू करूंगा तो ऐसे सोचो, अंडर√x मैंने 0.00000 ऐसा कुछ ले लिया, तो ये वैल्यू कैसे निकलने लगेगी, ये वैल्यू हमारे पास आने लगेगी इन्फिनिटी के अप्रॉक्स, है ना। अप्रॉक्स क्या है, मतलब नोटेशन ही उसका क्या है, इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा। तो 1/√x अगर हम कहें इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अंडर√x अपनी वैल्यूज बढ़ाएगा उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज कैसी होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, तो ये वैल्यूज इस तरीके से रिड्यूस होती गई। अब जब वैल्यूज रिड्यूस होती गई तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, अब सोचो x को हमने बहुत बड़ी वैल्यू रख दिया, x को खुद ही इन्फिनिटी रख दिया, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, ये हमें 0 भी दे रहा है और ये हमें इन्फिनिटी भी दे रहा है, लेकिन ध्यान रहे एग्जैक्टली 0 तो कभी नहीं हो सकता ना, ये 1/∞ तो इक्वल टू इन्फिनिटी थोड़ी नहीं रख सकते, यहां तो कोई नंबर ही रखोगे, और नंबर जब रखोगे तो ये रिजल्ट क्या देगा हमें, कोई बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, 0 के बहुत क्लोज होगी, तो एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा।
तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक का यहां पे सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। इन्फिनिटी हमने पहले ही कहा हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ रहता है, 0 चूंकि इंक्लूड नहीं हो पा रहा है क्योंकि 0 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से इसको डिनोट कर रहे हैं कि रेंज क्या होगा इसके लिए, 0 से इन्फिनिटी। इसी तरीके से बात करें हम, मान लो मॉड ऑफ एक्स की, तो मॉड ऑफ एक्स के बारे में हमें क्या पता होता है कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा रिजल्ट कैसा देगा भाई, मॉड ऑफ -5 को क्या बोलते हो, +5 बोलते हो। मॉड की क्या खासियत होती है, मॉड के अंदर कुछ भी भेज दिया निकलेगा वहां से कुछ अच्छा, मतलब वहां से निकलेगा कुछ पॉजिटिव, है ना, या फिर 0 निकल सकता है। तो मॉड एक्स की बात करूं तो यहां पे समझ लो जैसे मॉड ऑफ 5 है तो वो तो 5 ही रहेगा, मॉड ऑफ -5 है वो भी 5 हो जाएगा, और मॉड ऑफ 0 की बात करूं तो दैट इज एनीवे 0। तो मॉड का एक्सप्रेशन कैसे रिजल्ट्स देता है, मॉड का एक्सप्रेशन हमारे पास मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। इसको क्या बोल सकते हैं हम, नॉन निगेटिव। इसका मतलब समझ लेते हैं इस टर्म का। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव मतलब ऐसी चीज जो निगेटिव नहीं है। अब ऐसी चीज जो निगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव होगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकती है। 0 को क्या बोलोगे, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ठीक है। तो जब इसने नॉन निगेटिव कहा तो बस ऐसी चीजों को कहा कि ये मॉड ऑफ एक्स हमेशा कैसी वैल्यूज देता है, ऐसी वैल्यूज जो कि निगेटिव नहीं है। तो अगर निगेटिव नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं हो गया कि पॉजिटिव है, उसका यह मतलब हुआ कि 0 एंड पॉजिटिव, या तो 0 मिलेगा हमें या फिर कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। तो ये टर्म भी यहां पे हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दी, आगे अपन इसको और ध्यान से देखेंगे नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन पॉजिटिव भी कह सकते हैं। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जैसे मान लो इसी के लिए मैं कहूं नेक्स्ट मैं ऐसा क्यों बोल दूं माइनस मॉड एक्स, ठीक है। अगर ये मेरा फंक्शन है तो अब समझो मॉड एक्स मुझे कैसा देता, पॉजिटिव वैल्यूज देता, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो कैसी वैल्यूज देने लगेगा, नेगेटिव वैल्यूज देने लगेगा। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि यहां से रिजल्ट मुझे कैसा मिलेगा, हमेशा नेगेटिव मिलेगा, लेकिन 0 भी तो मिल सकता था ना, ठीक है। यहां से रिजल्ट 0 भी आ सकता था। तो अपन क्या बोलेंगे कि रेंज, ठीक है, इसके लिए रेंज इज ऑल, है ना, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव नहीं होगा मतलब 0 या फिर नेगेटिव, ये सारी चीजें यहां पे इस आंसर के अंदर इंक्लूड हो गई। तो रेंज के लिए अभी हमें बस इतने ही भी ध्यान देना है, इससे ज्यादा अभी हमें फिलहाल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपका आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और फंक्शंस वगैरह जो हमारे फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए थे आपको, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के, वो फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो वो चीजें आपको आगे जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो उस समय उस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। उन फॉर्मूलों को अभी याद रखने का कोशिश कीजिए, अगर कोई समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी ये रहा हमारा डोमेन और रेंज का सेंस क्या होता है, ये टर्म्स क्या मीन करते हैं, बस ये आपको बताया गया है। बहुत ज्यादा अभी हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए जिससे कि हम डोमेन और रेंज निकालने जाएंगे। ऑल्दो आपको कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में मिलेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस जो कि हमने अभी एग्जांपल्स में किए हैं। तो थैंक यू ऑल।